हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रॉल्स लॉ के आधार पे ही डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं, और वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? solution which follows Rolle's law, of partial pressure is called ideal solution, and which does not follow is called non-ideal solution। ठीक है बच्चों, तो वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि रॉल्स लॉ के हिसाब से रिजल्ट देगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, कोई एक सॉल्यूशन मैंने बनाया। पहली बात बता दूं कि जो भी मैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके डिफाइन कर रहा हूं कि अपना सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों लिक्विड है। तो यहाँ पे जो भी मैं एग्जाम्पल या जो भी मैं जिस बेसिस पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा वो लिक्विड इन लिक्विड के हिसाब से होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ यूज़ किया है रॉड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो रॉड्स लॉ ऑफ RLVP मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पे की जाएगी वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के हिसाब से मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले बात कर लूँ कि हम लोग जो डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला है? डिस्कशन ओवर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को यही पढ़ना ही है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ही हम लोग को बात करनी है। कौन सा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, इसके ऊपर यही हम लोगों का रेंज है, यही हम लोग का सिलेबस भी कह सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लेता हूँ कोई दो लिक्विड है, कोई एक दो प्योर लिक्विड ले लो। जैसे मान लो बच्चों, एक प्योर लिक्विड मैंने यहाँ ले लिया, फिर दूसरा प्योर लिक्विड मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई प्योर लिक्विड ले लिया, यहाँ भी मैंने कोई प्योर लिक्विड ले लिया। ठीक है बच्चों, इसका नाम ए है, प्योर ए, दिस इज प्योर बी, और दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। जिसमें ए और बी दोनों आ गए। ठीक है बच्चों, और मान लेते हैं इस प्योर ए का वेपर प्रेशर जो है वो PA0 है, और इसका वेपर प्रेशर जो है PB0 है, और दोनों को हम लोगों ने T टेम्परेचर पर रखा हुआ, किसी T टेम्परेचर पे। और इसका जो मोल फ्रैक्शन दोनों को जो मिलाया गया है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन XA माना गया है, और बी का मोल फ्रैक्शन XB के रेशियो में लेकर के दोनों को मिला करके ये सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब जब यहाँ का हमको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। ये प्रेशर PT, यही आप फिर P सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ये जो PT में निकालूंगा, इसका प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर, यहाँ के जो वेपर हैं उनके द्वारा इस लिक्विड के ऊपर लगने वाला प्रेशर मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो इस PT को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को रॉल्स लॉ की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, हम इसको एक्सपेरिमेंटल भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसको दो तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रॉल्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात उठती है क्या, नोट में लिखूँ, पीटी कैन बी डिटरमाइंड experimentally, can be determined experimentally or can be calculated by Raoult's law. Raoult's law, ठीक है। तो ये जो पीटी है या जो पी सॉल्यूशन है, इसको पी सॉल्यूशन भी कह सकते हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली तुम लगा सकते हो, मैनोमीटर लगा के निकाल सकते हो, या फिर इसको हम लोग रॉल्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि पी टी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, लेट करके रखते हैं, लेट पी टी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जो है वो आता है पी टी ई, टोटल प्रेशर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एंड पी टी फ्रॉम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसके द्वारा, बाय रॉल्स लॉ, बाय रॉल्स लॉ। इसकी जो वैल्यू आ गई, मान लो बच्चों ये आ गया पी टी सी, तो दिस इज टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड, दिस इज टोटल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल। तो इस दोनों को हमको कंपेयर करना है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनोमीटर की मदद से एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल सकते हैं, मैनोमीटर से हम लोग इसका प्रेशर निकालते हैं एक्सपेरिमेंट में, और ये तो हम लोग रॉल्स लॉ लगाते हैं। तो रॉल्स लॉ जैसे लगाओगे तो इस पी टी सी का मान कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डाल्टन्स लॉ लगाया है अभी मैंने जोड़ा है, और यहीं पे रॉल्स लॉ लग जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये एक्स ए और एक्स बी का किसका मोल फ्रैक्शन है इन सॉल्यूशन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो मोल रेशियो है, इसके मोल रेशियो में एक्स ए और एक्स बी का रेशियो है, ठीक है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट मुझे करना है और इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो यहाँ पे पी ए नॉट की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। पी ए नॉट का वैल्यू मुझे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली पता होता है कि गिवन टेम्परेचर पे पी ए नॉट का मान क्या होगा, और एक्स ए तो मैंने जिस हिसाब से मैंने सॉल्वेंट को आपस में मिलाया उससे मैं निकाल लूँगा। ये पूरी बातें जो यहाँ पे होंगी ये कैलकुलेशन बेस्ड होंगी, और उसके हिसाब से भी तुम सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालोगे। और यहाँ पे तुम मैनोमीटर का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, तुम प्रेशर निकाल सकते हो। तो ये जो निकालोगे इसमें कोई रॉड्स वॉल्स लगना नहीं है, डायरेक्ट मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर लगा करके तुम एक्सपेरिमेंटली टोटल प्रेशर निकाल लेते हो। और यहाँ पे कोई मैनोमीटर की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्योर प्रेशर इसका इतना है, प्योर प्रेशर इसका इतना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन मैंने इस हिसाब से मिलाया है, तो प्रेशर इतना बनना चाहिए। अब इतना बनना चाहिए, अगर इतना बन गया तो हो गया आइडियल, इतना बनना चाहिए और इतना ही बन गया तो हो गया आइडियल, अगर इतना नहीं बना तो हो गया नॉन आइडियल, पहली बात। तो क्या कहते हैं, अब हमको इसको इसके साथ कंपेयर करना है या फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो नौ, अब यहाँ पे तीन केस बनता है। केस वन कहते हैं कि आप जो कैलकुलेट करके लाए हो और आप जो एक्सपेरिमेंटली लाए हो दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कहते हैं आपने मान लो एक्सपेरिमेंटली पीटीई का वैल्यू जो लाया वो बराबर आया कैलकुलेशन से भी, यानी कैलकुलेट करके जो आप वैल्यू ला रहे हैं, कैलकुलेट करके जो वैल्यू ला रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हो गया। इसका मतलब यह सॉल्यूशन आइडियल है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन।
केस 2 क्या हो जाएगा, PTE का मान जो है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है किससे, PTC से। तो कैलकुलेट करके आपने जो भी वैल्यू लाई उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू ज़्यादा हो गया। यानी कि आपने सोचा कि प्रेशर आना चाहिए था 2 यूनिट आना चाहिए था या 2 ATM आना चाहिए था, और यहाँ प्रेशर आ जा रहा है, मान लेते हैं आपको 3 ATM। तो 3 ATM एक्सपेरिमेंटली आपको मिल रहा है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिल रहा है आपको 2 ATM ही। यानी आपने जो सोचा उससे ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि आपने जो कैलकुलेशन किया उसके रिस्पेक्ट में जो ओरिजिनल प्रेशर है वह ज़्यादा हो गया। तो जब ओरिजिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसे हम लोग यानी कि बराबर तो नहीं हुआ, यानी कि रॉल्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये रिजल्ट जो 3 ATM आ रहा है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और ये वैल्यू बोलता है 2 ATM आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और केस 3 क्या कह सकते हैं बच्चों हम लोग, केस 3 क्या हो जाएगा कि PTE का मान कम हो जाए PTC से। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से रॉड्स ने जो वैल्यू दी आपको कि रॉड्स के हिसाब से इतना प्रेशर बनना चाहिए, लेकिन पता चल रहा है उससे कम ही प्रेशर बन गया। तो यह भी एक तरह का नॉन आइडियल सोल्यूशन ही है, यह भी एक तरह का नॉन आइडियल सोल्यूशन ही है। अब ये दोनों नॉन आइडियल सोल्यूशन थोड़े अलग अलग तरह के हैं। इसके इसके में क्या हो रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल मान है वो कैलकुलेटेड मान से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे वैल्यू जो डेविएट कर रही है, दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब आप जो सोचे उससे ज़्यादा हो गया। आप जो सोचे कि इतना होना चाहिए था प्रेशर और हो गया इतना, तो ज़्यादा हो गया। तो आप जो सोचे उससे प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपके सोच से ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और आप जो सोचे, आप जो कैलकुलेट किए उससे प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन मतलब आप के कैलकुलेशन से जो वैल्यू आ रही है उसके या तो ज़्यादा हो जा रही है या उससे कम हो जा रही है। ज़्यादा वैल्यू हो जा रही है एक्सपेरिमेंटल की, इसका मतलब आप जो सोच रहे हैं वह पॉजिटिव डेविएट कर जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और जो कम कम आ रहा है वो नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब ये भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है, बट इसको हम लोग कह देंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ऐसे कह देंगे विथ निगेटिव डेविएशन, विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल मान से ज़्यादा हो गया तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन हो गया। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मान से क्या हो गया है, कम हो गया है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि एक्सपेरिमेंटल मान ज़्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, और एक्सपेरिमेंटल मान कम तो नेगेटिव डेविएशन हो गया, और एक्सपेरिमेंटल मान बराबर तो आइडियल सोल्यूशन हो गया। यानी कि जो भी बातें करनी है वो आइडियल सोल्यूशन की, वो किस रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो उसके जो रिस्पेक्ट वो हम लोग करेंगे रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में। तो रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में जो सोल्यूशन कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा वह एक्सपेरिमेंटल के मान के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे आइडियल। ठीक है, तो व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ, मतलब जिसके एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के मान से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात उठती है, इसका डिस्टिंग्विश करने को आता है, कंपैरिजन करने को आता है रॉल्स लॉ पे। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेडिकल बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखते हैं कंपैरिजन, तो लिखते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टडी comparative study for ideal and non-ideal,
सॉल्यूशन। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको सीखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स ले रहा हूँ जिसके आधार पे मुझे डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन में क्या नेचर आएगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बातें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कौन से फैक्टर पे बात करनी है? सबसे जो पहला फैक्टर है जिसमें बात करने वाला हूँ, रॉल्स लॉ है, RAOULTS, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या कह सकते हैं? तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, फॉलो डज नॉट फॉलो, ये भी डज नॉट फॉलो। ठीक है, इसको तुम कैसे कह सकते हो? मैंने लिखा था पीछे, PT एक्सपेरिमेंटल का मान ज़्यादा होगा PT कैलकुलेटेड से, यहाँ पे PT एक्सपेरिमेंटल का मान कम होगा PT कैलकुलेटेड से, और यहाँ पे PT एक्सपेरिमेंटल का मान बराबर हो जाएगा PT कैलकुलेटेड से। ठीक है। सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इसको डेल भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई दो लिक्विड को तुमने मिलाया, ठीक है, जैसे मान लो एक लिक्विड है 10 ml और दूसरा लिक्विड है 30 ml, तो दोनों को मिलाने के बाद हो गया 40 ml। तो सही है भाई, वॉल्यूम एडिटिव हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद 40 ml होना चाहिए था मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, और 40 ml हो भी गया एक्सपेरिमेंटल भी। लेकिन हो सकता है कि हम 10 ml और 30 ml को मिलाएं, तो हो सकती है कि वैल्यू उसकी हो जाए 43 ml। होना चाहिए था 40 ml, बन गया वो 42 ml या 43 ml या 44 ml कुछ बन गया। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है एक्सपेरिमेंटल, वह वैल्यू आपके कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और अगर मान लो मैंने 10 ml और 30 ml को मिलाया और वैल्यू की जो वॉल्यूम है उसकी वो घट करके आ गई, मान लेते हैं 38 ml 37 ml 35 ml कुछ इस तरह से आ गई, तो उसको हम लोग कह देंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वॉल्यूम की वो घट चुकी है कैलकुलेटेड से। कैलकुलेटेड के हिसाब से 40 होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल घट चुकी है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दो लिक्विड को जब मिलाते हैं, तो मैंने तुम लोग को याद करो पहले बताया भी था, वॉल्यूम एडिटिव होता है। अगर एडिटिव हो गया तो आइडियल है, और वॉल्यूम एडिटिव नहीं हो पा रहा है, मतलब 10 और 30 जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, 40 की जगह पे ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, और 40 की जगह पे कम हो गया तो दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तीसरी बात, चेंज इन इंथैल्पी, डेल एच। तुम लोग बताया था डेल एच सोल्यूशन के बारे में, तो डेल एच सोल्यूशन जीरो यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, ना हीट लॉस हो ना हीट गेन हो, दैट इज आइडियल सोल्यूशन। अगर उसको हीट चाहिए यानी कि इंडोथर्मिक, यानी कि उसको बाहर से हीट चाहिए, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर उसको बाहर से हीट नहीं चाहिए और हीट ये इवॉल्व कर देता है, मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, तो दैट इज इंडोथर्मिक। ये हो गया इंडोथर्मिक, और ये हो गया बच्चों एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। तो इंडोथर्मिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन भी एक तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि हीट लॉस गेन कुछ नहीं करेगा ये। अगली बात है फोर्थ नंबर, मान लो अगर कि सॉल्यूट जो है वो ए है,
और सॉल्वेंट जो है वो बी है। तो तुम लोग को याद करो, मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन मैंने बताया था सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, जब तुम लोग को मैं सॉल्यूटरी डिस्कस कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पे जो फैक्टर लेने वाला हूँ वो है इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस, ठीक है। अब देखो, अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस जो है वो बराबर हो जाए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, और बराबर हो जाए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, यानी कि तीनों इंटरेक्शंस आपस में बराबर हों, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो दैट इज आइडियल सोल्यूशन। या फिर इसका एक और एक्सप्रेशन है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की जो वैल्यू हो वह बराबर हो जाए सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये इंट्रैक्शंस को मैं शो कर रहा हूँ। दिस इज नॉट माइनस, ऐसा नहीं काट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज इंट्रैक्शंस, ये माइनस नहीं है, और ये एडिशन है, ये प्लस है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो दैट इज आइडियल। या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वैल्यू सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के एवरेज के बराबर हो जाए, यानी कि इस दोनों के इंटरेक्शंस के वैल्यू का एवरेज, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के वैल्यू का एवरेज के बराबर हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कह देंगे, वो भी आइडियल सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे देखें, कहते हैं यहाँ पे अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मान कम हो जाए एवरेज से, यानी कि ए सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन प्लस बी दिस इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बाय 2। तो कहते हैं कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मान सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के एवरेज से कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा जस्ट कि अब सोचो ज़रा, मैंने बताया था क्या कि यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन है इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वेपर प्रेशर की वह तुम्हारे कैलकुलेटेड से ज़्यादा जा रही है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है तुम्हारे वेपर प्रेशर की वह कैलकुलेटेड से ज़्यादा जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं और सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते होंगे, लेकिन जैसे ही दोनों आपस में मिलते होंगे तो जो बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर हो जाता होगा, जिसको मैंने दिखाया है लेस। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जैसे ही कमजोर होता होगा तो उसके वेपर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती होगी। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कमजोर हो गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी, इसलिए जितना वेपर इसको बनाना चाहिए था मिलने के बाद उससे ज़्यादा वेपर ये बना देता है। समझ में आई बात, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कमजोर हो गया है। वही जगह हम यहाँ पर कंपेयर करें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो होगा ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का एवरेज से ज्यादा हो गया। इसका मतलब शुरू में क्या था, इंटरेक्शंस जो है कम थे, कम थे इसके इंटरेक्शंस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का कमजोर था, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का कमजोर था, लेकिन जैसे ही इसको आपस में मिलाया गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चूंकि बढ़ गया है, इसका मतलब उसको वेपराइज करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी कि गिवन टेम्परेचर पे अब वह कम वैल्यू दे रहा है। तो अगर इंटरेक्शंस ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन में जो रहने वाले कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब वेपर कम बनेगा, क्योंकि उसका जो वेपराइज होने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अगर कमजोर हो गया है, इसका मतलब उसके वेपर बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इंटरेक्शंस में क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वीकर होने के कारण ज़्यादा वेपर ये बना देता है, और यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांगर होने के कारण वो कम वेपर बनाता है, इसलिए ये पॉजिटिवली डेविएट कर जाता है और ये नेगेटिवली डेविएट कर जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन
इज वीकर, सो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बढ़ गया एक्सपेरिमेंटल का, उसकी वजह क्या थी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर हो गया होगा, और इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया होगा। और यहाँ पे ये बातें क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो गया, सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की जो वैल्यू है वो ताकतवर हो गई है, मजबूत हो गई है। पहले कमजोर थे, लेकिन जैसे आपस में मिले ये मजबूत हो गए। तो जैसे मजबूत हो गए तो इनका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इसमें वेपराइजेशन की टेंडेंसी कम हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा, तो याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। आगे की बात है, पांचवी बात, एक टर्म होता है जो आगे मैं सिखाऊंगा, एजियोट्रॉप्स। ये क्या होता है, इसके ऊपर जो वीडियो बनेगा तो क्लियर होगा। आई थिंक अगली वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगा, अगले या उसके अगले वीडियो में एजियोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जस्ट बता दूं कि जब मैं वहाँ डिस्कस करूँ तो तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस आ जाए, समझ में आए। तो एजियोट्रॉप्स के बारे में, एजियोट्रॉप एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट जो होते हैं आपस में मिले होते हैं, या फिर कह सकते हो जो मिक्सचर होता है उसमें दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो वाटर है और HCl है, दोनों का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जैसे दोनों को मिलाओगे एक खास प्रपोर्शन में तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और जो डिटेल बातें हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग उसका इसके ऊपर एक लेक्चर मैं स्पेशली बनाऊंगा। ठीक है, अभी तत्काल के लिए याद रखो, वैसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। यानी कि प्योर फॉर्म में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, और जैसे ही तुम उसको एक खास प्रपोर्शन में मिलाओगे तो उस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स, तो आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाता है, नो एजियोट्रॉप्स। और यह जो एजियोट्रॉप्स बनाता है नॉन पॉजिटिव डेविएशन, उसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं ये एजियोट्रॉप्स। ये याद रखने वाली बात है। तो ऑब्वियस है कि वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका वो तो बॉइलिंग पॉइंट कम ही हो जाना है। तो गिवन टेम्परेचर पे जो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाता है यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्सली रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा होने के कारण तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, इसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे कोई एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा आइडियल में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेंगे। ये भी याद रखनी है, मैं तुम लोगों को क्लियर बताऊंगा इसके ऊपर जब मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा। तो छठा बात आता है एग्जाम्पल्स के ऊपर, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स देख लें। तो आइडियल सॉल्यूशन के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे C6H14 प्लस C7H16, हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन आइडियल होता है। C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस C2H5I इथाइल आयोडाइड, ये दोनों भी क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। C6H6 प्लस C6H5CH3 बेंजीन और टोल्यूइन, ये भी क्या है, ये सब आइडियल सॉल्यूशन है। अब विथ पॉजिटिव डेविएशन में देख लें, जैसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल में मिला दें आप वाटर। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल विथ वाटर, सॉरी CH3OH विथ वाटर। तीसरा C2H5OH विथ C6H12 इथाइल अल्कोहल और हेक्सीन।
आगे देख ले, CCl4 प्लस हो जाएगा टॉल्यूइन ले लेते हैं, C6H5CH3, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन, और ले सकते हैं CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। ये भी क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। एक होता है एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी क्या हो गया बच्चों, ये सारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे, नेगेटिव पे, जैसे HCl विथ वाटर, अगले आ जाएगा HNO3 विथ वाटर, CHCl3 विथ टॉल्यूइन ले लेते हैं, C6H5CH3, और एसीटोन विथ CHCl3। इस पे तो काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एसीटोन और CHCl3 पे, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म पे। तो ये क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है बच्चों, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे है कि सर इतना ज़्यादा एग्जाम्पल है तो कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा कि वहाँ पे तुमको एग्ज़ाम में स्पीड आ जाए। अगर मान लो कोई एग्जाम्पल फिर भी सेट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे एक ट्रिक तुमको बता रहा हूँ जो काम कर जाएगा। देखो, इस ट्रिक पे काम करोगे तो आइडियल नॉन आइडियल को बताना आसान हो जाएगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फैमिली के होते हैं, जैसे दोनों एल्केन हो, दोनों एल्काइल हैलाइड हों, दोनों एरोमेटिक हों, इस तरह का, दोनों बेंजीन के हों, तो इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली आइडियल ही होते हैं। तो जो भी मैं नियम बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, लेकिन काम कर जाता है, तो उसको याद रखेंगे तो हो सकता है आपको डिस्टिंग्विश करना वहाँ पे आसान हो जाए। कहते हैं इफ सेम फैमिली, इफ सेम फैमिली, तो वहाँ पे आइडियल सोल्यूशन कर दीजिएगा, आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे अगर सेम फैमिली है तो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखिए, हेक्सेन हेप्टेन दोनों एल्केन एल्केन फैमिली के हैं, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड दोनों एल्काइल हैलाइड फैमिली के हैं, बेंजीन टॉल्यूइन दोनों बेंजीन फैमिली के हैं, है ना। तो अगर सेम फैमिली है तो आइडियल सोल्यूशन कर लोगे। ठीक है, अगर इफ वन इज एल्कोहल, अगर कोई एक एल्कोहल है तो ज़्यादा चांस है कि वह पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। जैसे एल्कोहल वाटर, एल्कोहल वाटर, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल विथ हेक्सीन। तो अगर एल्कोहल रहता है तो एल्कोहल रहने के बाद ये ज़्यादा चांस है कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन ही होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन ही होगा। तीसरी बात, अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहे, जैसे किसी वाटर में आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाते जा रहे हैं, तो वाटर में अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि वह नेगेटिव डेविएशन ही शो करेगा। तो कहते हैं इफ़ इनऑर्गेनिक एसिड, इफ़ इनऑर्गेनिक एसिड का सोल्यूशन है तो यह नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन ही होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो आपको काम करेंगे। अगर अदरवाइज़ तो इतना एग्जाम्पल है इसको थोड़ा दिमाग में रखें, ये काफ़ी ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अदरवाइज़ आपकी ट्रिक जो है काफ़ी मदद करेगा आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चुनने में कि कौन आइडियल है, कौन नॉन आइडियल है, कौन नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, ये सारी बातें। तो आई थिंक ये दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली भी देखते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल को समझते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं जो ग्राफ बनाने वाला हूँ दिस इज आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाता हूँ, आइडियल सोल्यूशन।
आइडियल सोल्यूशन के लिए मैंने एक बार ग्राफ बनाया भी था तुम लोगों को, जब मैं रॉल्स लॉ पढ़ा रहा था, वेपर प्रेशर में डिस्कस किया था। मान लेता हूँ ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है पी ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी है पी बी, और कुछ ही मान लेते हैं पी बी का वैल्यू कम है, पी ए का वैल्यू ज़्यादा है प्योर फॉर्म में। दिस इज़ पी ए नॉट, दिस इज़ पी बी नॉट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है यहाँ पे 1 माना गया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0 माना गया है, और यहाँ पे इसको 0 माना जाए ए को तो कम गया होगा, बी को 1 माना जाए तो यहाँ पे ए प्योर है इसलिए पी ए नॉट, यहाँ पे बी प्योर है इसलिए पी बी नॉट। उसी तरह से इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ। स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन बनाया है मैंने, तो स्ट्रेट लाइन ही बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। और इस दोनों को मिला दो तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्यूशन के। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स रॉल्स सारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज पी बी, दिस इज पी ए एंड दिस इज पी टी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे जो पी टी कैलकुलेटेड है इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जा रही है, आप एक्सपेरिमेंट से भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो पी टी एक्सपेरिमेंटल, तो जब पी टी एक्सपेरिमेंटल और पी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू इसी पे लाई करने लगे, इसी लाइन पे लाई करने लगे, यानी कि रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है, डाल्टन्स लॉ फॉलो हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक्स ए जो है इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, और एक्स बी जो है इधर बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो जब पी टी बराबर पी टी ई बराबर पी टी सी हो चुका है यहाँ पे, दिस इज द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सेकेंड केस बनाता हूँ मैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखा जाए। तो सबसे पहले ये आइडियल का ग्राफ बना देते हैं कि आइडियल के रिस्पेक्ट में उनको कंपेयर करना है। तो आइडियल के रिस्पेक्ट में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज पी बी नॉट, दिस इज पी ए नॉट, ठीक है। दिस इज पी ए, दिस इज पी बी, और ये जो भी मैंने ग्राफ बनाया है वो आइडियल के रिस्पेक्ट में है। तो अगर नॉन आइडियल के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाना हो तो कैसा जाएगा। तो नॉन आइडियल में मैंने बताया था कि जो आइडियल होगा उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली डेविएट करेगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल मान ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल मान ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक्स के बराबर 1, इसको आप खुद से कभी कर सकते हैं, एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, यहाँ पे एक्स ए जो है इधर बढ़ रहा है और एक्स बी का मान इधर बढ़ रहा है। तो होगा क्या, एक्सपेरिमेंटल मान इससे ज़्यादा होगा, ये आइडियल का ग्राफ है। तो आइडियल से ज़्यादा होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो इस तरह से शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह शो होगा, और जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन ग्राफ होगा वो भी इस लाइन से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से हमको काम करना है। इस तरह से ग्राफ इन कर्व जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, थोड़ा सा पूरा कर्व होना चाहिए, इस तरह से कर्व होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ है दिस इज पी टी ई, ये किसका ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ है ये पी टी ई का ग्राफ है, पी टी ई का ग्राफ एक्सपेरिमेंटल। और ये जो ग्राफ था वो पी टी कैलकुलेटर ग्राफ। आप देख सकते हैं कि पी टी कैलकुलेटेड से पी टी एक्सपेरिमेंटल का मान हर पॉइंट पे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब पी टी कैलकुलेटेड से पी टी एक्सपेरिमेंटल का मान ज़्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और अभी मैं एक बात बता दूं कि दिस इज, ये दिख रहा होगा
ये इस पूरे कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इस पॉइंट को, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम पॉइंट पर यहां पे एक्स ए कुछ होगा खास तौर पे, एक्स बी भी कुछ खास तौर पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ए का मान जो है वो, एक्स ए का मान जो है वो 0.2 है, और एक्स बी का जो मान है वो 0.8 है। तो यह जो कंपोजिशन है, यह मैक्सिमम पॉइंट पर का कंपोजिशन है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। यह जो कंपोजिशन है ए और बी, यानी कि यह जो सॉल्यूशन बना हुआ है खास सॉल्यूशन है, जिसमें ए 0.2 मोल फ्रैक्शन है, बी 0.8 मोल फ्रैक्शन है, और यह जो है अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पाया जा रहा है। तो यह जो मिक्सचर होगा, यह मिक्सचर ही होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं। यह जो मिक्सचर होगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पर, यानी कर्व के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, कर्व के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो कंपोजिशन तुम्हें मिलता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वह कंपोजिशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होगा। समझ गए बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हो जाएगा कौन? ये वाला। अब इसके अलावा कोई भी कंपोजिशन इधर होगा तो ये नहीं होंगे। आखिर बहुत सारा ए और बी का कंपोजिशन इधर मिलेगा तो वो सब नहीं, इधर भी मिलेगा, ये सब नहीं। ये कंपोजिशन जब मिलेगा ए और बी का, तब जाकर के वह मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मतलब, अब पहले हो सकता है ए और बी का, देखो यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बी का वेपर प्रेशर कम है, यानी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहा होगा। लेकिन जब ए और बी को इस रेशियो में जैसे ही मिलाया जाएगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट घट के आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी, ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये मान लेते हैं हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों को जैसे ही इस रेशियो में मिलाया जाएगा तो दोनों की वैल्यू घट जाएगी। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, अब बराबर दोनों घट के मान लेते हैं 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। यानी कि जो लिक्विड अगर इस कंडीशन पे है, तो जो लिक्विड पहले 100 पे उड़ना चाहिए था, जो लिक्विड पहले 80 पे उड़ना चाहिए था, अच्छा इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसको बी कर दें। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका पी ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कम कर दिया है, 80 कर दिया है। इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने ज़्यादा कर दिया है। लेकिन पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता था, पहले जो 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता था, अगर इस खास कंपोजिशन में मिला दिया जाए तो दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के दोनों इस टेम्परेचर पे वेपराइज होने लगेंगे। ये चीज़ है। इसकी जो डिटेल चर्चा है आई विल डिस्कस लेटर ऑन, डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें डिस्कस करूंगा मैं, जब एजियोट्रॉप्स डिस्कस करूंगा उसी तरह से मैं डिस्कस करूँ। जिस तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन ग्राफ हुआ, उसी तरह से जहाँ पे मैंने बताया मैक्सिमम पॉइंट पे एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको मिल जाएगा, उसी तरह से आपको मैं एक ग्राफ बना देता हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए भी। तीसरा ग्राफ, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देख ले इसे ग्राफ। सारी चीज़ें वैसे ही करनी है पहले प्योर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ बनाना है पहले।
वेपर प्रेशर बी का मैंने कम रखा है, वेपर प्रेशर ए का शुद्ध का मैंने ज़्यादा रखा है, और ये रहा अपना वेपर प्रेशर ऑफ पी ए, ये रहा बी, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जिसको मैंने 1 मानना है यहाँ पे, तभी तो प्योर आएगा। एक्स बी जिसे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, अब मुझे नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे कम आ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, और ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे बच्चों कि यह एक तरह का मिनिमम पॉइंट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ था दिस इज पीटी कैलकुलेटेड था, और ये जो कर्व आ रहा है दिस इज पीटी एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीटी एक्सपेरिमेंटल के मान से पीटी कैलकुलेटेड का मान ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो चूंकि पीटी एक्सपेरिमेंटल का मान कम हो गया है तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इस नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ में यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये सबसे मिनिमम पॉइंट दिख रहा होगा, इस पूरे कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिनिमम। जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट डिफाइन किया था, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है। और इस पॉइंट पर का जो कंपोजिशन होगा यहाँ पे एक्स ए, यहाँ जो कंपोजिशन होगा एक्स ए की जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे मान लेते हैं 0.3, यहाँ पे एक्स बी मान लेते हैं 0.7, जो भी हो, यह जो कंपोजिशन होगा इसको हम लोग कह देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर यहाँ पे क्या है, पी ए का मान चूंकि क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, टी ए का मान क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले मैंने क्या लिया था, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस लिया था, और टी बी का मान लो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया था। लेकिन जैसे ही तुम इसको इस कंपोजिशन में मिलाओगे दोनों को, तो दोनों नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, बन जाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एजोट्रॉप्स बनेगा वो चूंकि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स है, इसका मतलब क्या है कि इस मिक्सचर में रहने वाले कंपोनेंट्स अब ना इस टेम्परेचर पे वेपराइज करेंगे ना इस, अब इस दोनों से हाइयर पे जाएंगे, यानी कि हो जाता, मान लो मैंने लिख दिया 102 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ गया है। यानी जो लिक्विड पहले 80 पे वेपराइज कर जाता था, जो लिक्विड पहले 100 पे वेपराइज कर जाता था, अब उस लिक्विड को इस खास कंपोजिशन में जैसे मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस शो करने लगे हैं। यानी कि जो शो होना चाहिए था, जो इसका एक्चुअल में है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगे। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये कब मिलेगा, जो मैंने जो आप लोगों को जो जो सोल्यूशन मैंने दिखाया है, तो ये सारा चीज़ आपको उसी में मिलने वाला है, और नेगेटिव वाले में। और मैक्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आपको सबको जो एग्जांपल मैंने लिखाया था पॉजिटिव डेविएशन वाले में, सारा उसमें मिलने वाला है। यानी कि जो मैंने जो डिस्टिंग्विश किया था, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में देंगे। यानी किसी खास कंपोजिशन पर अगर मिला दिया जाए इन लोगों को, तो इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इन लोगों को कोई खास कंपोजिशन मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलने से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनके अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इनको अगर मिला दिया जाए तो कुछ किसी भी केस में कोई एजियोट्रॉप्स नहीं बनने वाले हैं। मतलब जो इनका अपना बॉइलिंग पॉइंट है वही बॉइलिंग पॉइंट ये शो करते रहेंगे, अपना बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ हम लोग आगे की बात है, कुछ नोट करके लिखूं। पहला, फॉर आइडियल सोल्यूशन मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, थर्मोडायनेमिकल बात है थोड़ा। जो सबसे पहली बात है, कोई भी आइडियल सोल्यूशन अगर हो तो सबसे पहली बात जो आप लोग को याद रखनी है, इसका डेल जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। डेल जी नेगेटिव यानी कि यह एक स्पॉन्टेनियसली बनने वाला सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब कि इसको बनाने के लिए बाहर से कोई हीट वीट की जरूरत नहीं है, दैट इज स्पॉन्टेनियस।
स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो आइडियल सोल्यूशन का जो डेल जी होता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। दूसरा, इसका जो इंट्रॉपी होता है, सॉरी इंथैल्पी चेंज जो होता है, सॉरी इंट्रॉपी, पहले इंट्रॉपी की ही बात कर लेता हूँ। इंट्रॉपी डेलस सिस्टम, डेलस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना उसका, तो सिस्टम का जो डेलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रॉपी होता है उस दोनों को जैसे ही मिला देते हैं तो जो इंट्रॉपी दिखा गया वो सॉल्यूशन का इंट्रॉपी बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन का जो इंट्रॉपी होता है वो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रॉपी से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डेलस सिस्टम पॉजिटिव होता है। और डेलस सराउंडिंग निकाला जाता है, यानी कि कोई भी किसी का इंट्रॉपी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सराउंडिंग पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है। तो डेलस सराउंडिंग जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि सराउंडिंग का इंट्रॉपी घट जाता है जबकि सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और बात, इसका जो इंथैल्पी होगा वो भी बता ही दूँ, जो मैंने बताया था पीछे, जीरो होता है। तो सॉल्यूशन का जो डेलएच होगा वो जीरो होगा, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। और एक बात और बता दूँ, इसका डेल भी जीरो ही होगा। तो सॉल्यूशन का डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एच जीरो होगा, डेल भी जीरो होगा, डेल जी नेगेटिव होगा, लेकिन डेल एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकल बताता हूँ। इस समय एक ग्राफ बनाऊँ, दिस इज जीरो, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। मैं एनर्जी ले रहा हूँ जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे डेल जी डेल एच ये सब एनर्जी के फॉर्म ही है, सबको मैं एक ही साथ एक्सप्रेस कर दूंगा, इसलिए मैंने जूल पर मोल ले लिया है। और इसको मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन का एक्सिस बना दूँ, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बना दो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको तो आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल एच की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कि डेल एच की वैल्यू इसी पे लाई करने वाली है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ डेल एच मिक्सचर। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन आप कुछ भी रखिए सॉल्यूशन का, आपको जो एनर्जी है वो डेल एच की जो एनर्जी है, डेल एच वैल्यू जो है वो जीरो ही मिलने वाली है। दूसरी बात, एक फॉर्म होता है टी डेल एक्स और एक फॉर्म होता है डेल जी। तो टी डेल एस, तो डेल एस आपका पॉजिटिव है, तो टी डेल एस इज द एनर्जी। टी डेल एस एक एनर्जी होता है, तो टी डेल एस का मान, टी डेल एस सिस्टम यानी कि मिक्सचर, मिक्सचर लिख दें या सिस्टम लिखिए, तो टी डेल एस का मान क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि टी डेल एस पॉजिटिव है और टी तो टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और टी डेल एस क्या एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, और नीचे देखें, ये है डेल जी मिक्सचर, तो डेल जी का वैल्यू क्या था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव है डेल जी मिक्सचर। ठीक है, एक तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे थर्मोडाइनमिक्स में कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये एक्सप्रेशन है थर्मोडाइनमिक्स का। तो डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो तुम लोग को पता हो अगर ये एनर्जी है ये एनर्जी है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी एनर्जी ही होगा। तो इसी कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोगों ने देखा है कि टी डेल एस जो एक तरह का एनर्जी ही है। ठीक है, और इसकी डिटेल बातें जो होती है वो थर्मोडाइनमिक्स में होती हैं। तो ये याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, खासकर आइडियल सॉल्यूशन का जो है, डेल जी जो होगा नेगेटिव होगा, डेल एच जो होगा वो जीरो होगा, और टी डेल एस जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल एस हमेशा पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेल एस चूंकि मिक्सचर का हमेशा पॉजिटिव लेना है आइडियल के लिए, और ये तो पॉजिटिव होता ही है, तो दोनों का वैल्यू भी प्रोडक्ट भी जल क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो चूंकि डेल एस जीरो होगा, चूंकि डेल एच तो जीरो है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल जी जो होगा, चूंकि डेल एच जो होता है वो जीरो होता है, तो लिख सकते डेल जी जो होगा वो बराबर माइनस टी डेल एस हो जाएगा।
यानी कि डेल जी और टी डेल एस का मान आपस में बराबर होंगे, बस साइन का डिफरेंस होगा। यानी कि जो डेल जी का वैल्यू है, यानी मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है जो डेल जी का आपको मिल रहा है, दिस इज डेल जी, ये जो वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है किसी खास कंपोजिशन पे, ये जो वैल्यू है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम लोग प्लस एक्स यूनिट से रिप्रेजेंट करें तो ये जो पॉइंट है दिस इज माइनस एक्स, क्योंकि डेल एस जब जीरो होगा तो डेल जी की वैल्यू और डेल टी डेल एस की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, बस साइन में डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो डेल जी बराबर टी डेल एस हो जाता है जब डेल एस जीरो हो जाता है। ये रहा पहली बात। दूसरी बात, यहां से हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। ये सारे थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस हैं, कि जो डेल जी जो होता है, एक फॉर्मूला होता है, डेल जी इक्वल्स टू एन वन आर टी एल एन एक्स वन प्लस एन टू आर टी एल एन एक्स टू। सारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल जी बराबर एन वन आर टी एल एन एक्स वन प्लस एन टू आर टी एल एन एक्स टू। यानी कि एक्स क्या है, जैसे वन और टू क्या है, जैसे तुम्हारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वन मान लेते हैं सॉल्यूट है, टू मान लेते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो एन वन एंड एन टू क्या हो गया, एन वन एंड एन टू इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। और x1 और x2 क्या हो गया, x1 एंड x2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। और T तो जान ही रहे हो, जिस टेम्परेचर पे तुम सॉल्यूशन में रखे हो, T इज द टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। डेल जी तुमको पता है गिव्स फ्री एनर्जी है, और एलन जो होता है वो लॉग का फॉर्म है। अगर इसको तुमको थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्रेस करूँ, एलन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो तुम लोगों को पता हो, अगर लॉग एंटी लॉग से वैल्यू तुमको पता है तो लिखते हैं 2.303 एन वन आर टी एल एन एक्स वन, एल एन की जगह पे लॉग एक्स वन प्लस 2.303 एन टू आर टी लॉग एक्स टू, ठीक है। अब यहाँ से जो जो कॉमन है वो निकाल सकते हो, 2.303 आर और टी दोनों में है, निकाल सकते हो, तो हो जाएगा 2.303 आर टी कॉमन ले लें, बच जाएगा एन वन लॉग एक्स वन प्लस एन टू लॉग एक्स टू। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर तुमको क्या निकालना हो, गिब्स फ्री एनर्जी, तो तुम इस तरह से निकालोगे, ठीक है। 2.303 आर टी, आर का मान क्या रखोगे, जो जिस यूनिट में आपको डेल जी का मान चाहिए। अगर आपको जूल में डेल जी के मान चाहिए तो आर का मान क्या रख दोगे, 8.314। अगर डेल जी का मान कैलोरी में चाहिए तो आर का मान रख दोगे 2, ठीक है। तो आर का मान क्या हो जाता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर इस यूनिट को रखोगे, इस वैल्यू को रखोगे, तो डेल जी का मान कैलोरी पर मोल में आ जाएगा, और आर का मान अगर, देन डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी जो हो जाएगा आपका कैलोरी पर मोल में आंसर आ जाएगा आपका। और अगर 8.314 रख देते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, देन डेल जी का जो मान हो जाएगा वो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो जैसा डेल जी का मान आपको चाहिए है वैसा आप आर का मान रख लीजिए, ठीक है। और एन वन एक्स वन ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है, और टी का मान केल्विन में ही लेना है, तो आपको ये वैल्यू सारे का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट आसानी से हो जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो अब जो एक और केस स्टडी में तुमको दिखाता हूँ, जो उससे कुछ क्लियर होगा। केस स्टडी करता हूँ। जैसे मान लो एक एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एक मैं मिक्सचर दे दूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे तुमसे क्वेश्चन में दे दिया है कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म
का एक मिक्सचर तुम्हें दिया हुआ है। अब उसके बारे में तुमसे कुछ बातें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुमसे पूछेगा इसके बारे में कि बताइए कि ये किस तरह का सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन है, या फिर आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है, ये किस तरह का सोल्यूशन है। तो सबसे पहली बात होती है कि ये किस तरह का सोल्यूशन है। तो अगर ये समझ में आ जाए दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में करीब करीब बता पाते हैं। तो एसीटोन कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3, तो HCCl Cl, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो अगर ये दोनों के स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं किसी भी डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। ए- खुद ऐसे कमजोर बॉन्ड ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी डायपोल डायपोल फोर्स से ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ हाइड्रोजन डायपोल डायपोल है। ये स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाने से बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस मजबूत हो गए, और बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस मजबूत हो जाने से क्या होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दैट इज हायर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, इसका मतलब दैट इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। और तीसरी बात, चूंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर चुका है, तो मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर रिलेटेड बात हो गई। फिर तुमसे पूछ देगा कि शुद्ध अगर हो, मैंने प्योर फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म और प्योर फॉर्म ऑफ एसीटोन में किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये सोल्यूशन की बात हुई। तो यहाँ पे कैसे देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक मेजर फैक्टर साइज भी है। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हाइयर द साइज हाइयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। याद रखिएगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो इनमें से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो वो अपना वेपर प्रेशर क्या करेंगे, कम शो करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उनका ज़्यादा है। तो पहले देखते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा किसका है। तो क्लोरोफॉर्म का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए तो देखोगे क्लोरीन 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 काफ़ी हैवी हैवी है, यहाँ तो सब हल्के हल्के हैं, है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चूँकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ chloroform is higher, that is so its force of attraction, the force of interactions will be higher। तो इनके जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उनके ज़्यादा होंगे, इसका मतलब सो इट्स वेपर प्रेशर विल बी लेस। तो यहाँ से रिलेशन और आ गया क्या कि पी नॉट जो है शुद्ध पी नॉट शुद्ध फॉर्म, तो पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पी नॉट ऑफ एसीटोन से, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात हो गई, ये पहली बात जो तुम लोगों को सिखाया मैंने, ये दूसरी बात किसी एक एग्जाम्पल पे बात हो रही है। तीसरी बात तुमसे कुछ इस तरह से मैथमेटिकली लिख देगा कि तीसरी बात कि बताइए
पी एस एक्सपेरिमेंटल का मान और पी एस कैलकुलेटेड के मान में क्या अंतर आएगा। तो हम लोग चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जा रहा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, यानी कि यह एक तरह का नॉन आइडियल सोल्यूशन है। और कैसा नॉन आइडियल विथ नेगेटिव सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग को पता है दिस इज नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल का मान कम हो जाएगा और कैलकुलेटेड का मान ज़्यादा होगा। तो इसका रीजन क्या लिख देंगे, ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या कह सकते हैं, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ये सारी बातें। तो तीसरी बातें क्या हो गई, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड कंपेयर करने बोल देगा तो रीजन लिखना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दे सकता है और ये भी पूछा सकता है सोल्यूशन कैसा है, तो नेगेटिव डेविएशन होने के कारण एक्सपेरिमेंटल का मान क्या हो गया है, कम हो गया है, कैलकुलेटेड का मान ज़्यादा हो गया है। कभी कभी कहेगा कि अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाए जिसमें जो है क्लोरोफॉर्म या एसीटोन, कोई एक के बारे में बोलेगा कि नहीं के बराबर हो, यानी कि बहुत कम हो, कहते हैं इफ एसीटोन इज नेग्लिजिबल, एसीटोन इज नेग्लिजिबल इन अमाउंट, ठीक है। तो बताना है आपको कि जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होगा और पी नॉट क्लोरोफॉर्म होगा तो उसमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकें, इस तरह से लिमिट लगा दें, मैथमेटिकल है समझने के लिए बस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन जिसको टेंड्स टू 0 कर दिया गया, यानी कि सॉल्यूशन में एसीटोन की मात्रा करीब करीब नहीं के बराबर है। तो आपको बताना है कि पी नॉट क्लोरोफॉर्म और पी एक्सपेरिमेंटल किसका, सॉल्यूशन का, पी सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल में जो डिफरेंस कितना होगा। तो चूंकि एसीटोन नहीं के बराबर है, अब एसीटोन नहीं के बराबर है तो यानी कि शुद्ध रूप से जो सॉल्यूशन है उसमें मेजॉरिटी क्या है, तुम्हारा क्लोरोफॉर्म का ही है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो चूंकि उसमें एसीटोन नहीं है, नहीं के बराबर है, टेंस टू 0 है, मतलब नहीं ही माने हम, नहीं ही माने तो नहीं के बराबर जब एसीटोन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन एक तरह का प्योर सॉल्वेंट कैसा ट्रीट होने लगता है। और प्योर सॉल्वेंट कैसा ट्रीट होने लगेगा तो ये भी एक तरह का क्लोरोफॉर्म है और ये भी तो क्लोरोफॉर्म है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, इसी का एक और फॉर्म लिख सकता है, इफ क्लोरोफॉर्म इज नेग्लिजिबल, क्लोरोफॉर्म इज नेग्लिजिबल इन अमाउंट, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे लिमिट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म टेंड्स टू 0। तो बताना है पी नॉट, अब चूंकि क्लोरोफॉर्म को 0 कर दिया है तो कंपेयर करने बोलेगा एसीटोन के रिस्पेक्ट में, पी नॉट ऑफ एसीटोन माइनस पी एस एक्सपेरिमेंटल क्या होगा। यहाँ भी वही सीन है कि चूंकि ये एसीटोन शुद्ध है और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म नहीं के बराबर है, तो ये भी करीब करीब एसीटोन ही है, तो दोनों के वेपर प्रेशर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 0। तो यहाँ से मैथमेटिकल बात हम लोगों ने देखा। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने खत्म किया आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसमें बहुत सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड थी, तो जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी कोशिश कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही जाए, क्योंकि मैंने वो बातें कही है जो समझी जा सकती थी। दूसरी बातें जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट होगा, क्योंकि उनको पता होगा डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ये सब बातें होती हैं। और जिनको नहीं पता है तो वो जान लें कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, तो फिर चीज़ों को समझना उनको आसान हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगली क्लासेज जो शुरू होगी थोड़ा सा हम लोग जेई लेवल बात करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिस्टिलेशन पे काम करना है हमको, और उस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चंस काफ़ी बार जेई एडवांस में पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन करेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे हम लोग पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन करना सीखेंगे उसके, और ये बहुत सारी बातें अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।